हाय एवरीवन, हाउ आर यू। जैसा आपसे वादा था तो अपने लाइव चैट के लिए हम लोग आ गए हैं और मेरे गेस्ट बहुत जल्दी मेरे साथ जुड़ने भी वाले हैं। तो आज बात होगी गीत की, संगीत की, बहुत सारी उम्मीदों की लॉकडाउन के इस टाइम में। तो आप हमारे साथ जुड़िए और आपके भी जो व्यूज़ हों आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। हाय ऑल ऑफ यू। हाय भावना, होप यू आर डूइंग गुड। एंड हम दोनों का म्यूज़िक को लेकर जो इंटरेस्ट है, भावना और मैं बहुत सारा अलग अलग तरह के म्यूज़िक जो है ऑफिस में सुनते हैं। तो म्यूज़िक के उस इंटरेस्ट पर भी आज बहुत सारी बात होगी कि लॉकडाउन में लोग क्या सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाय क्षितिज। आज हमारे साथ इस लाइव चैट में शांतनु मुखर्जी यानी शान जुड़ने वाले हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ शान आए हैं। और इस गाने की इम्पोर्टेंस ये है कि ये आपको बहुत सारी होप लॉकडाउन के इस समय में भी देकर जाता है। तो बस थोड़ी देर में हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए और फिर हम इस बातचीत की शुरुआत करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो या आप भी शान से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवाल को मैं लाइव ज़रूर लूँ। I'm just focusing on the names. बस शान हमारे साथ आने ही वाले हैं। इट्स ग्रेट टू सी योर रिस्पॉन्स। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस लाइव चैट में जुड़ गए हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द नेम्स। एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोग एक साथ मैसेजेस भेजते हैं। तो शान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर एक बार आप दोबारा से मुझे मैसेज भेज पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ मैसेज कर रहे हैं तो उस लिस्ट में नाम काफ़ी ऊपर चला गया है। अच्छा, कुछ लोगों ने गढ़वाली गाने की भी फरमाइश की है। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो वैसे हम ये भी ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर जो बात हम लगातार कर रहे हैं कि ये एक पॉज बटन है जिसने हम लोगों की ज़िंदगी को एक ठहराव ज़रूर दिया है। लेकिन इस ठहराव में हम लोग क्या नया रच रहे हैं, क्या नया सोच रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब संगीत की दुनिया की बात होती है तो म्यूज़िक अपने आप में एक तरह की थेरेपी है। कैसे म्यूज़िक आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। खुद अगर शान जब ये सारी बातें हमें बताएंगे तो अपने आप में वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। एक सेकेंड आप मुझे दीजिए। यस यस, आई गॉट द रिक्वेस्ट। Hi, हेलो, Sakshi. How are गुड you? इवनिंग, हाउ आर यू। I'm good. I'm good. Good evening. मैं आपको 4 रिक्वेस्ट भेजा, उसके बाद फिर मैं रोते हुए बिल्ली का चेहरा भी भेजा कि क्या क्या आई एम मीनाक्षी। सॉरी, थोड़ा सा मुझे डिले हुआ, लेकिन हाँ, अब जब बातचीत शुरू हुई है, ये तो सिलसिला है, अभी आगाज हुआ है, अंजाम और खूबसूरत होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत ही खूबसूरत लाइंस हैं और इन लाइंस को आवाज आपकी मिली है। लाइंस कहती हैं, अच्छा। चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे, स्टेडियम फिर भरेगा, जहां साफ होगा समा, फिर से दिल का परिंदा उड़ेगा। जी उम्मीद की बिल्कुल। इन्हीं पंक्तियों के साथ, इस संगीत के साथ शान, आप और हमारे जो बड़े म्यूजिशियंस हैं उनकी पूरी टीम एक साथ आई है।
ये गाना अपने आप में जिस तरह से होप देता है, जिस तरह की बातें करता है कि फिर से सड़कों पर भीड़ होगी, फिर से ट्रेन खचाखच भरेंगी, फिर से प्लेन्स उड़ेंगे और जिंदगी पटरी पर लौटेगी, बहुत सारी उम्मीदें हैं। कहाँ से आइडिया क्लिक हुआ, कहाँ से ये प्लान किया कि अब एक ऐसे म्यूजिक के साथ, ऐसे गीत के साथ हम लोगों के बीच जाएंगे? नहीं, वैसे मीनाक्षी जी मैं तो बस इसमें एक छोटा सा एक किरदार निभा रहा हूँ, एक हिस्सा हूँ। बहुत सारे महान कमाल कमाल की सिंगर्स साथ में दिए हैं, लेकिन ये पूरा जो ब्रेन चाइल्ड है ये हमारे साजिद वाजिद जो इतने सालों से जबरदस्त हिट और कमाल की म्यूजिक देते आए हैं, ये सब उन्हीं की करामत है, उन्हीं का कमाल है। और तो इस प्रोजेक्ट में तेरे साथ है हम, गाने का नाम है, अंथम का नाम है, और वंदे मातरम पर आधारित है। और ऐसे ऐसे जो आपने, जैसे कुणाल वर्मा जी ने लिखा है इस गाने को, तो ऐसे ऐसे बहुत कमाल कमाल के लाइंस है। और तो मेन गाना जो है वो वंदे मातरम, वंदे मातरम, तेरे साथ ही है हम, वंदे मातरम। और फिर हर एक सिंगर अपना अपना लाइन, जैसे हरिहरन जी हैं, आदित्य नारायण जी हैं, फिर ऑफ कोर्स उदित जी हैं, दिलेर पा जी हैं, जावेद अली, और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री के टॉप जिसे कहते हैं बड़े बड़े सिंगर्स हैं इसमें। और साजिद वाजिद ऑफ कोर्स, आदित्य देव ने पूरा म्यूजिक से सजाया है। तो ऐसे टाइम पे लॉकडाउन के दौरान इस तरह की इतनी बड़ी प्रोजेक्ट में इतने सारी आवाजों को एक साथ लाना इन इट सेल्फ वाज क्वाइट अ मैमथ टास्क, लेकिन ये हो पाया क्योंकि हम सब इस गाने से इस तरह से जुड़े हैं कि हम चाहते हैं कि एज सिंगर्स, एज एंटरटेनर्स, हमारा बस इतना तो बनता ही है, इतनी एक मॉरल या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे वक्त में हम लोगों को दे, उम्मीद दे, एंटरटेन करें और खुश रखे। जो पैनिक एक चल रहा है सबके मन में, एक तो पैनिक है कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर, दूसरा पैनिक ये है कि कुछ नौकरियां छूट रही हैं, कुछ लोगों को फिर वापस वही काम होगा ना होगा, कंपनीज बंद हो रही हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ पैनिक एंड लॉट ऑफ फियर इन पीपल। तो कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन ये गानों से लोगों को एक ऑप्टिमिज्म बनता है, एक पॉजिटिव फील मिलती है। तो जरूर इस गाने को देखें, सुने, और इस गाने से इसमें बहुत एक देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब टू द सॉन्ग, तो लोग बहुत एंजॉय करेंगे इस गाने को। उम्मीद तो यही है, क्योंकि टाइम ऐसा है कि हर इंसान इस चैलेंज से निपटने के लिए अपने अपने तरीके से इस टाइम को फेस कर रहा है। और संगीत की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि कई बार आप जैसी हस्तियों के जीवन से भी ऐसी बहुत सारी इंस्पिरेशनल किस्से और कहानियां निकलते हैं जो ऐसे वक्त में लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं, आपके दादाजी लिरिसिस्ट रहे, आपके पिताजी मानस मुखर्जी जो है खुद म्यूजिक डायरेक्टर रहे। आपने अपनी बहन के साथ अपने म्यूजिकल सफर की शुरुआत की जब आप दोनों बहुत छोटी उम्र में संगीत की दुनिया में आ गए। प्रोफेशनल सिंगिंग में आपको 20 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। और मुखर्जी परिवार की जो चौथी पीढ़ी है, आपका बेटा, मैं देख रही थी उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी, माय गॉड, पावर हाउस ऑफ टैलेंट। मुखर्जी परिवार की जो ये संगीत की लेगेसी है, इसे आप किस दिशा में आगे जाता हुआ देख रहे हैं? आप यकीन मानिए कि आपने मेरे दादाजी की बात की, श्री जौहर मुखर्जी जी। तो बंगाली में एक शैली है सिंगिंग की जिसे कहते हैं श्यामा संगीत। तो श्यामा संगीत माँ काली पे उनकी जो उन पर उनकी इबादत में ये गाने होते हैं। तो इस तरह के जो गाने हैं श्यामा संगीत, जहाँ वो काली माँ या दुर्गा माँ तो नहीं कहते, सिर्फ माँ कहकर एक पुकार से वो गाना बनता है। तो उसमें उनकी बहुत बहुत एक अलग एक स्तर पे उनके गाने मशहूर हुए थे। तो नॉट जस्ट अ लिरिसिस्ट बट ही वाज आल्सो अ कंपोजर, अ क्रिएटर। मेरे पिताजी भी खुद बहुत अच्छा गाते थे और बंगला में उन्होंने सलिलदा को असिस्ट भी किया था, सलिल चौधरी जी को। तो जो मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने बुने, मुकेश जी की आवाज में हम सबसे सुना है। ये गाना ओरिजिनली जो बंगला में बना था तो मेरे पिताजी ने गाया था। तुझको सुर ताल आर तान बेधेछी। So he was quite a multi-talented, multifaceted, creative person. And of course, Sagrika गाती है, लेकिन I was really the weak link in this whole thing. मेरी मम्मी भी she's a दादा साहब आप फाल्के। खुद को वीक लिंक कह रहे हैं?
मतलब टैलेंट वाइज वो तो मैं लकी हो गया कि माय यू नो, गॉड। लेकिन टैलेंट वाइज आई वाज नोवेयर क्लोज टू माय फैमिली। मतलब सागरिका जब बचपन में गाती थी तो हम लोग बस मंत्रमुग्ध होके सुनते थे। वही लता जी के उन गानों के उस रेंज में उस तरह से गाती थी। छोटी बच्ची थी जब उनका पहला गाना उन्होंने डुएट किया मोहम्मद रफी साहब के साथ एज एज अ चाइल्ड, खुशबू हूँ मैं फूल नहीं हूँ, फ्रॉम द फिल्म शायद। तो मुझे कभी सिंगिंग करना ही नहीं था। मैंने कहा कि सिंगिंग करूंगा तो फिर इनके सामने मैं अपने फैमिली में मैं इतना इतना बुरा गाता हूँ, सामने दुनिया में जाऊंगा तो लोग पीटेंगे। तो मैं मगर सोच मतलब ये कि मुखर्जी परिवार में अगर कोई बुरा भी गाएगा तो वो शान बनेगा। ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये लेवल है। आप मेरी नजर से देखिए इसे। आई थिंक बाकी थोड़ा ज्यादा ओवर क्वालिफाइड थे इसलिए मुझे मौका। बच्चे भी गा रहे हैं एंड आई डोंट मैं उनको कभी डिस्करेज तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि वो सीखते रहें। कभी उनको कई बार ऐसा हो जाता है बचपन में जब आप गाना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं भी एज अ चाइल्ड सबसे पहले आई थिंक 5 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था प्रोफेशनली। बंगाली एक नर्सरी राइम एल्बम बना था, उसमें गाना था इते एप्पल के बीते बैट बॉल लिए चलो पेली इस तरह का गाना था। समर वेकेशन की मजा करबो आज हल्ला गुल्ला। अब पता नहीं मैंने क्या गाया था क्योंकि मेरी ऐसी उम्र थी कि जब बोलना भी नहीं आ रहा था। लेकिन कभी वो स्टेज फ्राइट या माइक फ्राइट नहीं रहा क्योंकि बचपन से ही ये शुरू हो गया था काम। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस मेक्स यू बेटर। सो आई डोंट वांट टू स्टॉप माय किड्स के नहीं नहीं जब तक तुम लोग एकदम विशारद नहीं हासिल करो या एकदम तुम्हारे स्कोर एकदम पक्के ना हो तब तक तुम पब्लिकली गाओगे नहीं, ये नहीं करूंगा वो मैं ही करना चाहता हूँ कि वो करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंसान का। सो आई 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 लव इट दैट माय यंग बॉय जो है शुभ, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है और वो लाइव जाता है गिटार बजा के खूब गाता है एंड इज गेटिंग बेटर तो विद अभी एवरी। अभी कुछ ऐसा हो गया कि शुभ को लॉकडाउन के इस टाइम में एक फुल टाइम टीचर जो है वो शांतनु मुखर्जी के रूप में मिल गया है। मतलब पहले पापा बिजी रहते थे अपने सारे प्रोफेशनल असाइनमेंट्स में, लेकिन अभी तो घर है, घर का माहौल है और उसमें बिल्कुल सख्ताई के साथ हाँ, पूरा जो है संगीत की शिक्षा जारी है। नहीं डेफिनेटली इससे पहले मैं शोज के के लिए बाहर बाहर था तो इतना मिलना नहीं होता था। तो अब बहुत ज्यादा मिलना हो रहा है और एक यही है कि उनके जो गुरुजी हैं वो आ नहीं पा रहे, तो टाइम बिंग में मैं ही गुरुजी बना हूँ। तो यार मजा आ रहा है मीनाक्षी हम्म। जी। बहुत बहुत फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारने का ये बहुत अच्छा मौका मिला है। देखिए जो हमारे हाथ में है वी हैव टू ऑलवेज लुक एट दैट इन द पॉजिटिव वे। वो पुरानी कहावत हम्म। है ना, ग्लास हाफ फुल है हाफ एम्प्टी है। तो हर हर सिचुएशन में ग्लास को हाफ फुल ही अगर सोचे और जो हम कर सके वो जरूर करें, सिर्फ बिल्कुल, ये ये तो कंप्लेंट करें। इनफैक्ट बहुत खूबसूरत जो है पॉजिटिव अप्रोच है। और जब मैं आपके परिवार की बात कर रही थी तो देखिए आपकी तो रगों में संगीत बहता है जो आपके परिवार की लेगेसी रही है, लेकिन जन्म आपका हुआ मध्य प्रदेश के खंडवा में। खंडवा की अपनी ऐतिहासिकता है, लेकिन जी खंडवा की एक पहचान किशोर कुमार भी है जिनकी जिसकी वजह से हम खंडवा को लेकर और ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। कभी क्या किशोर कुमार जी से कभी मिलना हुआ हो, या क्या उनका प्रभाव आपके, क्योंकि आपका तो घर में जो है संगीत का माहौल रहा, अ, कोई बिल्कुल मुलाकात हुई क्या कभी? मीनाक्षी जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद को इतना ज्यादा लकी इसलिए मानता हूं कि एक तो जो भी सक्सेस मिला बिना खास मेहनत किए वो मिला, लेकिन कुछ एक ब्लेसिंग थी कि मुझे मैं मुखातिब हुआ हूं मोहम्मद रफी साहब से वे बैक वाह। इन 19 लेट 1979 एंड आई थिंक वी ऑल लॉस्ट हिम इन 1980। तो यही जो गाना मैं आपको बता रहा था, खुशबू हूं मैं फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, फिल्म शायद का मेरे पिताजी के म्यूजिक पर उन्होंने गाना गाया था। तो उस रिकॉर्डिंग में मैं वहां मौजूद था और मेरी सिस्टर ने उनके साथ 2 लाइन गाई थी। उसके बाद इन 86 आई लॉस्ट माय फादर इन 86 अक्टूबर 86 अगस्त आई रिमेम्बर। बारिश हो रही थी महबूब स्टूडियो में, बंगाली गाना था। आज पता नहीं क्यों बार बार बात घूम घूम के बंगाली में आ रहा है, लेकिन डैडी का वो लास्ट प्रोजेक्ट था और किशोर दा गा रहे थे और हम लोग वहां बैठकर उन्हें देख रहे थे। और मुझे इतना क्लियरली वो एक दृश्य याद है कि जब रिकॉर्डिंग के बाद बारिश हो रही थी और वो काफी लंबा आपको चल के बाहर आना होता है जहाँ गाड़ियां हैं। हमारी तो गाड़ी नहीं थी लेकिन हमारा घर बहुत करीब था, तो हम चल के घर से महबूब स्टूडियो जा सकते थे, वापस आ सकते थे। तो किशोरदा की गाड़ी तक डैडी उनको छोड़ रहे थे और मैं तब तक, मेरी भी थोड़ी उम्र हो गई थी, मैं 13 साल का हो गया था। तो मैं पता था कि ये दिस इज द किशोर कुमार, और मेरे डैडी के साथ हंस रहे हैं बातें कर रहे हैं। और मुझे लगा अरे मेरे डैडी भी कोई महान ही हस्ती होंगे कि किशोरदा उनके इतने करीब है। और वो गाना था
এই জীবনের পথ সোজা নয় যেন, বড় আঁকা বাঁকা বন্ধু, পথে যখনই থামবে ক্লাंति नामबे, पावे देखाई बंधु। तो इसका बहुत कमाल का फिलॉसफी है। इसको मेरे पिताजी ने ही कंपोज किया और लिखा था। और आज बंगाल में, उड़ीसा में जो एक हालात बन चुके हैं थैंक्स टू द, मतलब अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का वो साइक्लोन आया, तो इस जिंदगी का जो रास्ता है वो सीधा नहीं है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। यहाँ जब रुकोगे, जब भी रुकोगे तब थकान आएगी और तो कहीं ना कहीं लगेगा कि ये एंड है, यही यही खत्म है। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है, चाहे जो भी पथ है उस पर हमें कभी हार कर हताश नहीं होना है। तो दैट वाज हिज सॉन्ग दैट, एंड किशोर दास sang that song, my father composed it, and तो हाँ, उन्हें जरूर उनसे मिला हूँ। उन्होंने मेरे पिताजी के लिए एक भोजपुरी गाना भी गाया था। मेरे पिताजी को बहुत प्यार करते थे और कभी कभार फ्री होते थे, बोलते कोई गाना है तो चलो मैं गाता हूँ। और किशोर दा आप जाने जाते थे कि बहुत मतलब वो पैसे अच्छा खासा मांगते थे गाने के लिए। तो ये भोजपुरी गाना था जो मेरे डैडी बोले मेरे पास हिंदी फिल्म ही नहीं है, क्या करूँ किशोर दा? तो क्या कर रहे हो? बोले बोले एक भोजपुरी फिल्म है, चलो उसमें गवा दे गाना। तो गाना गाए और फिर बोले बहुत दिन बाद रोना आ गया है, चलेगा तेरे पास कितना पैसा है, चल दे दे। उसने में क्यों, तभी वो 50,000 रुपए लेते थे एक गाने का, 3,000 में गाना गा के चले गए। तो मैंने यू नो, लेकिन एक सारी बातों की एक बात यह है कि मेरा जन्म बम्बई में हुआ है, खंडवा में नहीं। ये चलती है, लेकिन अच्छा, मैंने तो ये फिर हमें रिसर्च जिन्होंने ये हमें प्रोवाइड किया, जरा उनकी फिर हमें थोड़ा सा क्लास लगानी पड़ेगी। विकिपीडिया से लिए होंगे। और हाँ। मैं ज्यादा इसको मतलब चेंज नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ सिंगर मेरा जन्म खंडवा से ही हुआ। किशोर दा को ही सुनकर लगा कि हाँ, कि अगर ये गा सकता हूँ तो फिर मैं सिंगर बन सकता हूँ। मतलब ही इज माई, स्टिल इज माई गुरु। अच्छा, किशोर कुमार जी की इतनी बात हो गई तो जो चंचलता हम उनके गाने के तरीके में और उनके मिजाज में देखते थे, जो वो अचानक से वो नॉटी हरकतें जो उनके गाने के तरीके में बीच बीच में आया करती थी, उनका अपना एक अलग स्टाइल, एक अलग मिजाज, अलग मूड, ना कोई पहले वैसा हुआ ना आगे कभी होगा। लेकिन कभी ना कभी आपके गाने के स्टाइल में भी वो प्रभाव, वो झलकियां आती हैं, जिस तरह से आप चुटकियां ले जाते हैं गाने के बीच में या कुछ हरकतें ले जाते हैं। नहीं देखिए क्या है कि प्रभाव था कैसे, मतलब ये हुआ? जी 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 नहीं, किशोर दा की जो सबसे खास चीज है, उनकी अगर हम नकल करें, उनकी आवाज की अगर नकल करें तो फ्लॉप हो जाएगी बात। पॉसिबल ही क्योंकि नहीं है। वो जिस तरह की आवाज उनकी है, जिस तरह की आवाज रवि साहब की है, जिस तरह की आवाज मुकेश जी की है, ये तीन ऐसे स्तंभ है, ऐसे पिलर्स हैं जिन्हें चाहे आप जितना भी सुन लो, सोनिकली इतनी सूदिंग उनकी आवाज है ना, कि कैसा भी गाना हो लगता है कि एकदम उसको तराश के एकदम एक एक गोल्डन प्लेटर पे रख के वो गा रहे हैं। लेकिन किशोर दा की जो खास बात है कि बहुत नेचुरल गाते थे, तो कभी ओवर इमोट नहीं करते थे। जैसे कि अगर मैंने कसम ली तो मैंने कसम ली, इतना नहीं करते थे ना। जो भी देव साहब का स्टाइल था, अचानक से गाना याद आया, पता नहीं क्यों। जो भी उनका एक लड़की भीगी भागी सी, बिकॉज ही वाज एन एक्टर, ही कुड इमोट विदाउट एक्सेसिव इमोशन। सैड गाना तो बहुत सैड कर दो, हैप्पी गाना तो बहुत खिलखिलाओ। तो वो आज भी जब सुने गाने को ना, इट डजंट साउंड डेटेड। वो आज भी लगता है कि अरे आज का ही स्टाइल है गाने का। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो मैं भी जितना हो सके कोशिश करता हूँ कि फील महसूस करके गाऊं, लेकिन उस इमोशन का कैरिकेचर ना बनाओ, मिमिक्री ना करो उसका। तो और दूसरी बात ये है कि चेहरा ही ऐसा है कि स्माइल आती रहती है। तो और मैं जब भी गाता हूँ तो मुस्कुरा कर गाता हूँ, ताकि वो गाने की जो एक अपील है ना, वो पॉजिटिव रहे, मुस्कुराहट रहे। बहुत सारे लोग जो है ना अभी तक दिल बना के भेज चुके हैं, बिल्कुल रेड हार्ट आ रहे हैं, जैसी आप किशोर दा की बात कर रहे हैं। आपका फेवरेट गाना कौन सा है उनका? मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को मैं रुकवा के रखा हूँ, इसलिए मैं डबल स्पीड में बात कर रहा हूँ। आई होप यू डोंट माइंड दैट। नो नो, इट्स ओके। आपका फेवरेट गाना किशोर दा का? चलिए, गाने तो उनके बहुत सारे, लेकिन मैं वो बीच में एक बात रह गई थी ना, मेरे पिताजी का भोजपुरी गाना। जी तो जी। 2 लाइन, क्योंकि बंगाली हुआ, थोड़ा भोजपुरी भी हो जाए। हाँ जी, अरे भोजपुरी सुनते ही हार्ट बढ़ गए देखिए। तो लेकिन ये थोड़ा सैड गाना है। केने केने जाई केकरा से जा सुनाई, केने केने जाई केकरा से जा सुनाई, दुख होला रे, दुख होला रे पीरितिया माँ, बड़ा दुख होला।
केने केने जाई एक से जा सुनाई। और इसी मूड में एक और गाना जो मुझे बहुत फेवरेट है किशोर दा का, मेरे फेवरेट शायर निदा फासी साहब ने लिखा है, आई थिंक फिल्म हरजाई का गाना है, बहुत प्यारा गाना है, एंड आई थिंक पीपल विल रियली एंजॉय दिस इन दिस सिचुएशन कि इतना कह तो दिया, अभी गाना कौन सा था? हाँ, कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। वाह, तो जी हाँ। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। जी। अब जिस तरह से आपका म्यूजिक का सफर आगे बढ़ा, और खैर अब तो मतलब आप खुद जो है सीनियर सिंगर्स की लिस्ट में शुमार हैं। लॉकडाउन का ये पीरियड है, इन दिनों में मतलब आपने आपने कोई कौन सी नई आवाजों को सुना, या जो नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं म्यूजिक के, जो आपको देख के लगा कि हाँ ये कुछ मतलब ऐसा क्रिएट हुआ है इस टाइम में जिसे लंबे टाइम तक याद रखा जाएगा? मीनाक्षी जी, आप सच पूछे तो वैसे तो मैं काफी सारे जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, और एंड ऑफ कोर्स बेशक उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके ट्रिब्यूट पे गाने करें, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोग जिस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, दे नीड टू बी एंटरटेन्ड विद लाइटर मोर फन सॉन्ग्स, रादर देन बार बार उन्हें याद दिलाएं कि ये जो वक्त है बहुत ही मुश्किल वक्त है। और तो लेकिन फिलहाल जो गाने आए हैं सबके सब उसी जोन में है। उसी तो जोन में। अब हम लोग एक मिलकर एक गाना बना रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पे, जहां मुझे जाना है, हम्म, उसको वो चल रहा। हम्म। तो बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़े मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि 5 जून जो है एनवायरमेंट डे, और इस बार यूएन का जो टॉपिक है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमारे इस ये जो पृथ्वी है, मदर नेचर जो है, तो इसके बस हम एक एक वी आर जस्ट वन ऑफ द मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इनहैबिट दिस अर्थ। और हम लोग में ये गलतफहमी हो गई कि हमें वी रूल दिस अर्थ, ये जो पृथ्वी है ये हमारा है। और उस गलतफहमी में हमने पर खुली हुई, हमारे मैनग्रोव्स खत्म हो रहे हैं, हमारे एंटार्क्टिका मेल्ट हो रही है, वाटर लेवल बढ़ रही है, हमारे फॉरेस्ट हम काट रहे हैं ताकि हम और वी कैन ग्रो मोर दिस इंडिया। ये जो अलग अलग वायरस ये क्यों हुआ है, क्योंकि किसी और प्रांत का एक एक जानवर को अगर आप किसी और प्रांत में काट के खाएंगे, तो उसकी जो वायरस जो वहां के एटमोस्फेयर के लिए वो कलेक्ट थी, वहां यहाँ वो पॉइजन बनती, वो आपकी बॉडी में जाकर आपको हानि पहुंचा रही है। So these kind of things that human beings are doing is creating a lot of harm. ये पिछले 3 महीने में जो हमें बांध दिया गया है ना, हमें ये मेरे बंधे हाथ, आज सारे किशोर दा के गाने आ रहे हैं, जब से हमारे हाथ बंधे हैं तब से देखिए नेचर भी कितनी जल्दी इट्स रिकवर्ड। शाम को हम जाते हैं कभी टेरेस पे, तो बम्बई जैसे शहर में आई कैन सी अ होल फ्लीट ऑफ पैरट्स, तोते उड़ रहे हैं, मतलब हमारे तोते उड़ गए बिल्कुल हो रहा है। तो सो नेचर इज क्विकली हीलिंग इटसेल्फ, कि फिर पता नहीं फिर ये पागल लोग कब बाहर निकलेंगे, फिर हमारे ऊपर अत्याचार शुरू कर देंगे। सो बायोडाइवर्सिटी इज अबाउट जियो और जीने दो। और इस प्रोजेक्ट में अक्षय कुमार साहब और राजकुमार राव, तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर और हमारे जितने सिंगर्स हैं, शंकर महादेवन, ऋचा शर्मा, सब जुड़ चुके हैं, एंड वी मेड अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। और मैं चाह रहा था कि अगर मैं गाना बना रहा हूँ ना तो पॉजिटिव होना चाहिए। लोग जैसे आप बोल रहे थे ना कि किशोर दा जैसे मस्ती रहता था, थिरकना चाहिए हमें, वी शुड बी एबल टू फील अ पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी, जो हमारे इस गाने में भी है, जो वंदे मातरम तेरे साथ है हम ना, इट हैज अ पॉजिटिव एनर्जी, तो वो होना चाहिए। तो मैंने गाना बनाया, धक 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 धरती का दिल क्या बोले, धक 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 धक, खुद जी लो सबको जीने दो, खुद जी लो सबको जीने दो, मेरे लिए जरूरी सब है, धक 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 धक। स्वानंद किरकिरे जी ने लिखा है गाना, तो दैट इज व्हाट्स गोना बी कमिंग आउट सून। तो एक्सपेरिमेंट तो मतलब मैं खुद ही इतने कर रहा हूँ कि मुझे दूसरों के एक्सपेरिमेंट सुनने का वक्त नहीं मिल रहा है।
नहीं, और किसी भी आर्टिस्ट के लिए तो यही सबसे बड़ी बात कही जाती है कि जो ये पीरियड है, ये क्रिएशन का पीरियड है, जब आप कुछ नया रच रहे हैं, नया गढ़ रहे हैं। और आपने तो जिस तरह से प्रकृति हील हो रही है और उसको लेकर जो आपने आइडिया शेयर किया, इट्स लाइक ब्यूटीफुल। इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे और जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की जब हम बात कर रहे हैं, अभी कोविड-19 की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित जो है महाराष्ट्र ही है। ओवरऑल केसेस 50,000 के करीब पहुंच गए हैं, और स्पेसिफिकली मुंबई के लिए लोग ये कह रहे हैं कि इन्फेक्शन की नजरिए से अगर देखा जाए तो ये मॉस्को को भी पीछे ना छोड़ दे और दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट ना बन जाए। जैसे आपने कहा कि आप टेरेस पर जाते हैं तो वहां पर प्रकृति का एक नजारा आपको दिखता है, लेकिन मुंबई की सड़कों को आप देखते होंगे तो मुंबई तो ऐसी कभी दिखी नहीं इससे पहले। मुंबई वो शहर है जो कभी सोता नहीं, जिसके लिए हम कहते हैं कि वहां पर रात भी जो है वो गुलजार होती है, लोग सपने लेकर आते हैं। एक आर्टिस्ट का मन उस लेवल पर जब उस सड़क को, आसपास के हिस्से को, लोगों को दूर से ऑब्जर्व करता है, क्या महसूस करता है? नहीं मीनाक्षी, देखिए क्या हुआ था कि हम लोग जब लॉकडाउन पे गए थे 300 केसेस थे पूरे इंडिया में, और अब केसेस घट तो नहीं पाए, उल्टा जैसे आपने ही बताया कि मुंबई में ही 50,000 केसेस हुए हैं। तो अब देखिए कुछ एक शहर में कितनी अलग अलग दुनियाएं बसती। यही मुंबई शहर है जहां मैं टेरेस में जाकर पैरेट्स देख रहा हूँ। वहीं कुछ है जहाँ टेरेस के एक खोली में 10 लोग एक साथ रह रहे हैं। जहाँ 5 रहते थे तो 5 काम पे जाते थे, वो 5 आते थे तो ये काम पे जाते थे, लेकिन अभी 10 एक खोली में। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग हम चाह कर भी बहुत मुश्किल है शहरों में करना, और कहीं ना कहीं दिस इज एन आई ओपनर। हमारे जो यूपी, बिहार और दूसरे स्टेट से जो लोग यहाँ आकर ऐसे संघर्ष करके जी रहे थे, रह रहे थे 4 पैसे कमाने के लिए, मैं हमेशा सोचता था कि क्यों ना ये चाहे 4 की जगह 2 पैसे कमाए, लेकिन अपने स्टेट में रहकर अगर कुछ हो सके, अगर उनके स्टेट्स या उनके इफ यू कैन, जो स्किल्ड लेबर है उसके करीब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जाए ना, तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है स्टेट टू स्टेट नहीं होगा, एंड दे विल हैव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये चीज एक्सपोज हुई है। अगर हम जितना भी कहे लॉकडाउन लॉकडाउन, इनको घर में बंद करना इज इम्पॉसिबल। उन लोग घुट के मर जाएंगे। तो ये जो स्प्रेड था, ये जो होना था, ये होना ही था। देयर इज नो, वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स टू डेवलप्ड कंट्रीज। एंड मुंबई जैसे शहर में जहाँ रियल एस्टेट इतना एक्सपेंसिव है, दिस इज अ सिचुएशन एंड दिस हैड टू हैपन। द only positive I can see is that the recovery is quick. A lot of people are getting out of COVID in 4-5 days. Asymptomatic है कि होकर भी they're not showing any symptoms, they can work. So I think कहीं ना कहीं अब it is too late to hold them back. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। Of course हमें सतर्क होना है, हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन अब जो है अगर हम काम बंद कर देते हैं, फैक्ट्रीज बंद कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन बंद कर देते हैं, हमारे जो मेट्रो का आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है वो बंद कर देते हैं, next thing we're going to have rains, we're going to have dengue, we're going to have malaria, we're going to have chikungunya, we're going to have malnutrition, we're going to have a lot bigger problems. अगर आप देखें कोविड से अगर 2% लोगों का फेटलिटी हो रहा है, ये चीजें और भी ज्यादा भयंकर हो सकती हैं। सो वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस। हर किसी को अब निकलना होगा धीरे धीरे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब पार्टी शुरू कर दो और हमारे हम जो लाइव सिंगिंग करते हैं तो हमारे शो को कर दो, लेकिन जो बेसिक काम है, एसेंशियल काम है, उसको शुरू करना ही पड़ेगा। एंड द डिफरेंस बिटवीन मुंबई, द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, हमारा जो मतलब सो फार एटलीस्ट फॉर्चुनेटली हमारा जो फेटलिटी रेट है वो बहुत कम है, रिकवरी रेट बहुत फास्ट है। सो आई थिंक वी विल बी ऑल राइट, वी विल बी ऑल राइट। और इसके साथ जीने का हम लोग को कहीं ना कहीं एक वी हैव टू फाइंड अ कॉमन पाथ। आपने कहा वी विल बी ऑल राइट, और आप ही का गाना है ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, चलिए इसी गाने से एक पॉजिटिविटी रखते हैं और ऑल इज वेल होगा ही जरूर। आप सोचिए अब लॉकडाउन खत्म होगा, अगर हमारे मेट्रो ट्रेन बन जाते फटाफट, ये जो बंद टाइम था, अब जाएंगे वही भीड़ के ट्रेन के अंदर बैठेंगे, फिर कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। सॉरी मैं जरा ज्यादा भावुक हो गया, बहुत लंबा स्पीच दे दिया। एक आपका गीत है, मैं चाहूंगी कि बस क्योंकि आपको भी जाना है तो आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हुए, आपका एक गाना है राजू चाचा फिल्म का, और ये बड़े सालों से ये पहली मेरे दिमाग में थी। उस गाने की लाइन आती है, दीवाना हूं मैं दीवाना नहीं। इस लाइन का क्या मतलब है? दीवाना भी हूँ, दीवाना नहीं भी हूँ, थोड़ा सा क्लियर करिए। आप एक छोटे से कहानी, मैं अभी महबूब स्टूडियो की बात मैंने आपको कही थी। दिस इज एन आइकॉनिक स्टूडियो जहां मुझे मौका मिला, मतलब when I became a singer, I got a chance to sing here. Not only that, I was singing for Jatin Lalit ji, my favorite composer, and probably one of the greatest lyricists ever of Bollywood,
आनंद बख्शी साहब ने इस गाने को लिखा है। तो आनंद बख्शी साहब वहाँ मौजूद थे, तो बोले उत्तर मैं काट रोड में पास ही रहते थे, तो बोला मैं बस एक लाइन सुनना चाहता हूँ तुमसे, अगर वो तुम ठीक से एक्सप्रेस करके समझा सके तो फिर आगे तुम गाना गा दो, मुझे पता है तुम बाकी गा दोगे। दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं, ये गाकर सुना। तो मैंने कहा कि मुझे नोट्स तो पता है लेकिन बात समझ में नहीं आई। तो ऐसे बशीर साहब आप कैसे चाहते हैं कि मैं इसको कैसे गाऊं? वो कह रहे कि देखो मैं दीवाना हूँ यानी मैं तेरा दीवाना हूँ, लेकिन मैं दीवाना यानी पागल नहीं। हाँ, तूने मुझे पहचाना नहीं ना। और वो कह रहा है कि तुम ये मत समझाना कि मैं कोई पागल हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं तेरा दीवाना हूँ। तो दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं। तो इस तरह से था पूरा चक्कर। व्हाट अ तो ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलिए आज ये पहेली कम से कम लॉकडाउन के इस इंटरव्यू में सुलझ गई। बड़े टाइम से सुनते सुनते लगता है। अब जब पहेली क्लियर हो गई तो ऑल इज वेल। मैं जी आपको बात ही नहीं करने दे रहा हूँ, देखिए। नहीं, आपसे बात करके मुझे यही चीज अच्छी लग रही है कि कम से कम मुझे कम बोलना पड़ा, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं सुनना चाहते। थोड़ा सा भी ना मेडिटेशन, अभी अभी हाल ही में मैंने जब श्री रविशंकर जी के साथ एक इस तरह का एक इंस्टा लाइव करने का मुझे मौका मिला, तब मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत ज्यादा हाइपर हूँ। टू बिकम, अब उम्र भी हो रही है, टू बिकम अ लिटिल मोर काम। अच्छा, कई लोगों ने इनफैक्ट लिखा भी कि शान सर से मेडिटेशन के बारे में पूछिए, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि व्हाई दिस क्वेश्चन के जस्ट केम इन, सो आई जस्ट रियलाइज कि अच्छा ये लिंक कहाँ से जुड़ा है फिर। करना है टू बी स्थिर। लेकिन क्या कि हम लोग है तो इंट्रिंसिकली, आप हो मैं हूँ, वी आर ऑल एंटरटेनर्स, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम यार, तो देखिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, अभी बात करूंगा ना लोग परेशान हो जाएंगे, बोले ये क्या यार, 4 मिनट हो गए अब तक, तो 4 पॉज ले चुका है, कुछ बोला ही नहीं है। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होंठों को करके गोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होंठों को करके गोल, ये क्या हो गया? सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। हर मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, अरे कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो होठ घुमा, सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, इंडिया में ऑल इज वेल, आज तक तो ऑल इज वेल, और कल भी होगा ऑल इज वेल। जिस लेवल पर आपने ऑल इज वेल का आज अनाउंसमेंट कर दिया है, बस उम्मीद यही कि अब यहाँ से जो है सब अच्छा होना चाहिए, और जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं वहां से कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैं चाह रही थी कि ये आखिरी सवाल हो, लेकिन क्योंकि ये डिमांड बहुत देर से आ रही थी, अगर पूछा नहीं तो लोग बहुत पिटाई कर देंगे मेरी। फना का गाना, उसके साथ हम बातचीत को फिनिश करते हैं। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको पता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। वाह, माशाल्लाह, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। शान, मैं बस आपने हमें सबको ये बताना चाहता हूँ कि 5 जून एक बहुत ही ऐतिहासिक शो होने वाला है, 1-2 घंटे के लिए, जो यूएन वॉल पे भी होगा। हमारा पूरे इंडिया से बहुत सारे हमारे टॉप सिंगर्स हैं, कुछ रैपर्स हैं, कुछ सिंगर्स हैं, सब मिलके परफॉर्म भी करेंगे, और हमारा वो गाना भी लॉन्च होगा बायोडाइवर्सिटी वाला। तो आप भी जरूर 5 जून में आप सब शामिल हो जाइएगा। एंड थैंक यू। बहुत ही बेसब्री से हमें आपके इस गाने का भी इंतजार रहेगा, और जब वो गीत आएगा तो उस पर भी फिर बात होगी। पर थैंक यू सो मच शान, आपने हमें टाइम दिया और इतनी खूबसूरत बातें हुई लॉकडाउन में इंस्पिरेशन को लेकर, कैसे लोग पूरे जज्बे के साथ बिना निराश हुए आगे बढ़े, इसे लेकर भी आपने जो कहानियां शेयर की, जो किस्से शेयर किए, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग थे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच शान हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बस सबसे बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आप पैनिक मत होइएगा, पैनिक इज कॉजिंग मोर ट्रबल देन द रियल थिंग। हाँ, व्यायाम कीजिए, चिंता चिता समान। या एंड स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट शान। तो हमारे साथ यहाँ पर शान लाइव थे, और मुझे लगता है इस कॉन्वर्जेशन में आपको भी मजा आया होगा, जिस तरह की बातें उन्होंने शेयर की, और बहुत प्यारे प्यारे अपने गाने भी सुनाए,
किशोर दा को लेकर बहुत सारी मेमोरीज जो है उन्होंने यहाँ पर बताई। और इंटरेस्टिंगली अक्सर कहा जाता है कि जिस तरह का भी ज्ञान इंटरनेट पर अवेलेबल है आप उस पर ऐसे ही भरोसा ना कर लें, तो लेकिन जानकारी हमें भी यही मिली थी कि खंडवा में उनका जन्म हुआ, लेकिन आज शान ने खुद इस इंटरव्यू में ये क्लैरिफाई किया कि वो खंडवा में पैदा नहीं हुए, लेकिन किशोर कुमार के साथ उनका म्यूजिक को लेकर जो नाता है वो अटूट है। वो खुद उन्हें बहुत पसंद करते रहे हैं और कैसे उनका प्रभाव उनके ऊपर रहा है उसका भी उन्होंने बातों बातों में जिक्र किया। नील कंडवाल, आई एम लेट, यू शुड नॉट हैव बीन लेट नितिश, बट ठीक है आप स्टिल लेट ही आए तो आपने जो सारा फन था वो तो मिस कर दिया लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। हेमंत हैं, अतुल हैं हमारे साथ, संजय हैं, और आई होप कि आप लोगों ने जिन गानों की फरमाइश की थी, आप सुनना चाहते थे कि शान आपको सुनाए, वो आप सुन पाए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली शान ने बताया कि कैसे कुदरत को लेकर, प्रकृति को लेकर वो अपने साथ में एक पूरी टीम के साथ 5 जून जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसे लेकर एक कितनी अच्छी मुहिम के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, और एक बहुत ही शानदार गीत को उस दिन लॉन्च करने वाले हैं जो वर्ल्ड वाइड जो है वो रिलीज भी किया जाएगा, तो इंतजार उसका भी रहेगा। थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। आई एम ग्लैड कि आपने अपना टाइम हमें दिया। कोशिश रहेगी कि आगे भी ऐसी हस्तियों के साथ हम बातचीत करते रहें, और अगर आपके पास भी आइडियाज हो, आप भी चाहते हो कि हमें किस तरह की बातचीत और करनी चाहिए इंस्टा लाइव पर, आप मेरे साथ और क्या देखना चाहते हैं, तो जरूर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करिएगा। आई होप आप सब लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और लॉकडाउन में अच्छे से टाइम बिता रहे हैं और नियम कायदों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना के साथ ही हमें जीना सीखना होगा। Thank you so much. All the very best. Thank you, Tanu. Thank you so much.